Guys, we already discussed the first chapter about the introduction to physics the other day, and we also discussed the um, the interaction, how regular world has an interaction with everything. So there is another topic we have to complete, that's unit and measurement. We will be completing that later. We have done half of it earlier as well. Now we will be starting with something that's called motion in a straight line. It's a very important topic in physics. Now what is motion? Motion मतलब कोई भी चीज जो मूव हो रही है. हर चीज यूनिवर्स में किसी न किसी प्रकार से मोशन में है. हम चलते हैं, भागते हैं, साइकिल चलाते हैं. जब हम सोते हैं तभी भी हवा हमारे नाक से हमारे लंग्स में जाती है, वापस बाहर आती है. खून हमारे आर्टरीज में हमेशा मूव होता रहता है. पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, पानी बहता है, गाड़ियां, प्लेन, साइकिल, सब कुछ चलता है. अर्थ घूमता है. सन जो है वो भी मिल्की वे में थोड़ा थोड़ा घूमता रहता है, और मिल्की वे जो भी है वो भी स्प्रेड हो रही है, यानी कि वो भी कंटिन्यूसली मूव ही हो रही है. मोशन का स्केल डिफरेंट हो सकता है, मोशन का स्पीड डिफरेंट हो सकता है, ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकता है, बट चीजें कंटिन्यूसली मोशन में रहती हैं. तो मोशन का मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. क्या है इसका डेफिनेशन मोशन का? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. बट पोजीशन कैसे चेंज होता है टाइम के साथ? इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मोशन को कैसे हमने डिस्क्राइब करना है, और हमें ये भी समझना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसका एक्चुअल मतलब क्या है. वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, दोनों में फर्क क्या है. हम इस बार इस पूरे टॉपिक में सिर्फ उसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिनका मोशन सीधी लाइन में होता है, जिसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन. तो अगर किसी चीज का रेक्टिलिनियर मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो उसको एक हम मैथमेटिकली अगर उसे सॉल्व करना है तो एक सिंपल इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं. इसके लिए हमें क्या समझना जरूरी है? रिलेटिव वेलोसिटी. क्या समझना जरूरी है? रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? देखो, वेलोसिटी मतलब जब कोई चीज मूव होती है तो वो कितनी स्पीड से मूव हो रही है, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं. एक्सेलरेशन मतलब उसकी स्पीड जो बढ़ती है वो कितने अमाउंट से बढ़ती है, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी जब हम स्पीड जो पहले थी या जो बाद में है या उसके रिलेशन में या उसके कंपैरिजन में उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं. So objects that are in motion, we will be considering them as point objects, so that the approximation is valid as the size of the object is much smaller than the distance and it moves in a reasonable duration of time. In a good number of situations in real life, the size of objects can be neglected and they can be considered as point-like objects without much error. In kinematics, we study ways to describe motion without going into the causes of motion. What causes motion described in this chapter and the next chapter forms the subject matter of kinematics. अब अगर अगर आप लोग को ये बताना है कि कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह गई, तो वो मैं कैसे बताऊंगा? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसको कोऑर्डिनेट करें. क्या करें? कोऑर्डिनेट करें. कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? कोई भी चीज को कोऑर्डिनेट कैसे किया जाता है? तो उसको किया जाता है 3 एक्सिस के भरोसे से. कौन से कैसे किया जाता है? 3 एक्सिस के भरोसे से. यानी कि एक्स एक्सिस जो आप लोगों ने देखा है सीधा होता है, वाई एक्सिस और जेड. ठीक है? जहां पे भी ये तीनों एक्सिस मिलते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं, यानी कि पॉइंट जहां से सब चीजें शुरू होती है और वहीं से हमारा रेफरेंस शुरू होता है. कोई भी कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट को जब हम साथ में रख के डिस्कस करते हैं, तब जाके हमें समझ में आता है कि वो किस जगह पर है, कहां से शुरू हुआ था, किस जगह पर है. अगर उसके कोऑर्डिनेट्स बदलते हैं बार बार, तो हमें समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है. अगर उसके पॉइंट्स बदलते बार बार, तो हमें समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है.
तो जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट बदलता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट समझो लेट्स से 0 1 है, वाई कोऑर्डिनेट लेट्स से 1 2 है, जेड कोऑर्डिनेट से -1 1 है, तो अगर वो कोऑर्डिनेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बदल रहा है तो हमको क्या समझ रहा है कि वो चीज जो है वो मोशन में है, नहीं तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेकर के एक ही जगह पे अटकी हुई है। अगर उसका नहीं बदला तो हमको समझ जाए कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रेस्ट पे है। बट हमें कितना एक्सेस चाहिए, 3 एक्सेस चाहिए, 1 एक्सेस चाहिए, डिपेंड करता है कि हमारा मोशन किस तरह है। अगर हमें एक ही साइड का मोशन, एक ही डायमेंशन में मोशन समझना है तो हमें एक ही एक्सेस चाहिए। अगर हमें 2 या 3 डायमेंशन में मोशन समझना है तो हमें 2 या 3 एक्सेस चाहिए। तो एक सिंगल लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट चलने वाला है तो एक ही चलेगा, तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस बस हो गया। अगर सीधा और टेढ़ा चल रहा है तो हमें 2 लगेगा, तो हमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों लगेगा, बराबर। और अगर सीधा टेढ़ा और साथ में ऊपर हाइट में भी चल रहा है तो हमें तीनों लगेगा, यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस लगेगा। ठीक है, सिंपल इनफ अभी तक। अब एक चीज समझो, आप मेरे गाड़ी में बैठते हैं और मैं आपको गाड़ी में लेकर के बदलापुर ईस्ट लेके जाता हूँ, तो आप मोशन में थे, बट आप तो गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी मोशन में थी, बट क्योंकि आप भी मूव हुए तो आप भी मोशन में थे। बट टू द रिस्पेक्ट ऑफ कार, अगर आपको सिर्फ कार के ही रेफरेंस में देखा जाए तो आप मूव नहीं हुए। टू द रिस्पेक्ट ऑफ एरिया, अगर आप लोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो आप मूव कंप्लीटली हो गए। तो अगर हम एक्स एक्सिस में देखेंगे तो कार का जो भी है, ओरिजिन क्या है, पोजीशन क्या है, अलग अलग टाइम पे वो कहाँ कहाँ रहता है, वो सारी चीजें हम समझ सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेट्स से बदलापुर स्टेशन से शुरू किया, मैंने गाड़ी चालू की बदलापुर स्टेशन से, मैं टूवर्ड्स मांझली गया, मांझली से मैं बदलापुर गांव आया, यहाँ से मैं प्रगति गया, तो मैं +50 +150 +200, फिर यहाँ से मैं सीधा मेरे घर गया, तो मैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पीछे गया, तो मैं सीधा 200 से -150। तो डिपेंडिंग ऑन कि मैं क्या क्या पोजीशन पे चेंज कर रहा हूँ, उससे मेरा ये सारे पोजीशंस आप प्लॉट कर सकते हो एक्स एक्सिस पे। ये जब हम लोग ग्राफ लेके एक्चुअल में प्लॉटिंग करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये सब बता रहा हूं तो एक्चुअल में मेरा मूवमेंट कितना हुआ, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेट्स टेक अ बुक एंड पेन, अगर हम बुक और पेन लेते हैं और यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन O है, या ये समझो अपना बदलापुर स्टेशन है, यहाँ से मैं मांझली गया, ये 100 मीटर्स था, तो कितना हो गया, ये हो गया 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद मैं यहां से यहां गया और ये और 150 था, तो OP प्लस PQ इज इक्वल टू 360 प्लस 120 विच इज 100 प्लस 150 विच इज 250, बराबर। तो ये कैसे कैसे मैं मूव हो रहा हूं उसके हिसाब से ये बढ़ते जाएगा। अब अगर मैं इधर से उल्टा आया और मैं इधर गया और ये जो है ये लेट्स से यहां से ये 100 माइनस है, तो कैलकुलेशन कैसे होगा ये आपको सोचना है, बिकॉज ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है, इसमें हम डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं रखेंगे। तो इवन दो मैं पीछे गया भी हूं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस नहीं होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइनस नहीं होगा, वो कंटिन्यूअसली जो भी मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, जिस तरफ भी मैं मूवमेंट कर रहा हूं उस तरफ से उसको ऐड करते जाना है। ठीक है, चलो अब
Now coming to डिस्प्लेसमेंट। तो क्वांटिटी जो डिस्प्लेस होती है, जो मूव होती है, उसको हम चेंज इन पोजीशन से कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम मान लें कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन x1 और x2 है और टाइम t1 और t2 है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह से डिनोट करेंगे कि डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा t विच इज इक्वल टू डेल्टा x इन डेल्टा t टाइम इज इक्वल टू t2 माइनस t1. So delta x is equal to x2 minus x1. x2 has to be greater than x1 and delta x always has to be positive. If x2 is smaller than x1, then delta x will always be negative. ठीक है? डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अभी हमने जो पहले मोशन चेक किया था उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था, स्केलर क्वांटिटी थी, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं था। बट डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और ये भी होता है। इसके ऊपर वेक्टर्स और ये सब भी जो हम आगे सीखेंगे, फिलहाल हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन का देख रहे हैं क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन है। तो इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो आप पीछे जा सकते हो या तो आप आगे जा सकते हो, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट। तो इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से समझाते हैं। ठीक है, तो अब अगर मुझे आपको O से P का ये चाहिए तो डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू, अब OP है राइट। तो OP में O तो मेरा ओरिजिन था और P मेरा पोजीशन था। P कितना था? 100 था। तो 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100 मीटर, यानी O से P जाने के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 100 मीटर का ही हुआ। बदलापुर स्टेशन से मांजली गया मैं 100 मीटर ही डिस्प्लेस टोटल हुआ। ठीक है, अब P से Q क्या होगा? ये तो 150 था, तो 150 माइनस 100 यानी कि 50 मीटर और डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये नेगेटिव दिखा है, अगर समझो फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव दिखता तो इसका मतलब नहीं है कि कुछ माइनस में, उसका खाली ये मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जो है पिछले बार से कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अगला। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ ट्रैवल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज पाथ लेंथ ट्रैवल्ड? तुम सुबह घर से निकले, तुम यहां से गए स्टेशन, तुमने ट्रेन पकड़ा, तुम CST गई, CST में तुमने काम जो भी था खत्म किया, वापस ट्रेन पकड़ा, बदलापुर स्टेशन आई, रिक्शा पकड़ी, घर आई। डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? मोशन कितना हुआ? बहुत ज्यादा हुआ, बराबर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तुम घर से निकली, घर वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है ना, जहां थे वहीं आ गए ना। बट मोशन है क्योंकि ट्रैवल किए ना तुम। तो अगर मैं मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है और मैं सारे पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट नहीं, सिर्फ इस पॉइंट से इसी पॉइंट पे वापस कैलकुलेट करूंगा, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ना दिखे बट मूवमेंट जरूर होगा। जैसे अभी समझो O से P से Q 100 प्लस 150 यानी कि 250 मीटर का मूवमेंट हुआ है, बट हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया तो खाली 50 मीटर का ही आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने को। ठीक है, so what is important here is whatever displacement may may have happened will never be equal to the path length, और may or may not be equal, कभी कभी इक्वल भी हो सकती है। अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इक्वल भी हो जाएगी, बराबर। तो may or may not be equal to the path length that is traversed by the object. So motion of an object can be represented by a position time graph, as you have learned about it. Now this is a very important graph with which you can understand how a particular object is in motion. For motion along a straight axis, for motion along a straight line, only x-axis is important. So this will be called an x dash t graph because it's on a motion plus time.
So let's take an example in which an object is stationary. So a car is standing still at x and let x be the 40 meters. Now if it moves and where it moves will show the motion. तो अगर वो एक ही जगह पे खड़ी है और बिल्कुल मूव नहीं कर रही तो जो लाइन बनेगा ग्राफ पे वो पैरेलल बनेगा एक्स एक्सिस के. ठीक है. अगर कोई चीज जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम में तो फिर मोशन होगा बट वो यूनिफॉर्म होगा. वो जीरो से लेके बढ़ते जाएगा बट वो एक ही लाइन में ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा. अगर कोई चीज है जो धीरे धीरे आगे पीछे हो रही है तो उसका जो ग्राफ है वो कर्व फॉर्म में बनेगा. ठीक है. Now coming to average velocity and average speed. When an object is in motion, its position changes with time. But how fast is the position changing with time and in what direction? To describe this, we define the quantity average velocity. Average velocity is defined as the change in position or displacement delta x divided by the time intervals delta t in which the displacement occurs. So velocity is equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1, that is delta x upon delta t, जो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले. बराबर. तो ये क्या है? ये है एवरेज वेलोसिटी. तो ऑब्वियस सी बात है, अभी अगर आप गाड़ी चला रहे हो और मैं आपको बोलूंगा यार तू कितनी स्पीड पे, तो आप क्या बोलोगे? 60 किलोमीटर पर आवर. कैसे बोलोगे? क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो अगर उसी स्पीड पे रही तो 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर कवर कर रहे हो. तो इससे आपका क्या मालूम पड़ रहा है? एवरेज वेलोसिटी मालूम पड़ रही है. बराबर. स्टैंडर्ड एसआई यूनिट क्या है वेलोसिटी का? मीटर पर सेकेंड. और बार जो वी के ऊपर लगा रहे हैं वो स्टैंडर्ड नोटेशन है एवरेज क्वांटिटी बताने के लिए. ठीक है. सिंपल इनफ. अगेन बहुत इजी है, ये फॉर्मूला याद रखना है. ओके. एवरेज वेलोसिटी क्या है? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. कुछ एग्जांपल्स हैं आपको, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा. नाउ कमिंग टू एवरेज स्पीड. Average speed is the total path length traveled divided by the total time interval during which the motion has taken place. तो average speed क्या है? Total path length. अभी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम मोशन देख रहे हैं तो हम खाली 2 पॉइंट्स के बीच का मोशन देख रहे हैं, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. बट एवरेज स्पीड क्या है? टोटल पाथ लेंथ. जो मैंने कार का एग्जांपल दिया वो एवरेज स्पीड के लिए बराबर बैठता है, क्योंकि मोशन तो आगे पीछे भी हो सकता है. बराबर. If the motion of an object is along a straight line and in the same direction, the magnitude of displacement is equal to the total path length. तो अगर वो एक ही लाइन में और एक ही डायरेक्शन में, तो जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का वो इक्वल रहेगा टोटल पाथ लेंथ से. ठीक है. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. A car is moving along a straight line. It moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity and average speed of the car in O to P, from O to P and back to Q? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यानी कि x2 माइनस x1 अपॉन t. कैलकुलेट किया तो 20 मीटर पर सेकंड आया वेलोसिटी. स्पीड कितना है? वो भी उतना ही आया, क्योंकि वो उतना ही ट्रैवल किया था. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ट्रैवल. अगेन तो उस हिसाब से वो चीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इस सम को आप लोग जब देखोगे यहाँ पे तो खुद से करने की कोशिश करिएगा. स्पीड जो होती है वो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से ज्यादा होती है मोस्टली. ठीक है. क्योंकि मोशन जो है वो चेंज इन डायरेक्शन में इन्वॉल्व होता है और पाथ लेंथ जो है वो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा कैलकुलेट होता ही है. ठीक है. आज के लिए इतना काफी है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा. नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे.